हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का 12वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपके उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से तैयार किए गए हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के पब्लिक चॉइस अप्रोच किस दशक में अस्तित्व में आया? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1960 के दशक में। ठीक है, 1960 के दशक में लोक प्रशासन की पब्लिक चॉइस अप्रोच का दशक माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने नेतृत्व का विश्लेषण सर्कुलर रिस्पांस के रूप में किया है? नेतृत्व का विश्लेषण सर्कुलर रिस्पांस के रूप में किया है। तो ये किया था एमपी फॉलेट ने। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एमपी फॉलेट ने जो है नेतृत्व का विश्लेषण सर्कुलर रिस्पांस के रूप में किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक संगठन के बारे में बर्नार्ड के सिद्धांत की विशेषता नहीं है? नहीं पूछा है, तो सामान्य उत्प्रेरक उसका विशेषता नहीं था। बर्नार्ड ने बताया था, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं एक दिन हुए उद्देश्य की तरफ जानबूझकर समन्वित की जाती हैं, तब उसे जो है औपचारिक संगठन कहा जाता है। इसमें सामान्य प्रयोजन भी होता है, संचार भी होता है और सहयोग करने की इच्छा भी सम्मिलित होती है, लेकिन सामान्य उत्प्रेरक इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति के नौकरशाहों की राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित थी? तो ये मास्टरमैन समिति। ठीक है, मास्टरमैन समिति जो है ब्रिटेन के नौकरशाही के राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी उदारतावाद की संकल्पना से संबंध है? यथार्थवादी उदारतावाद की संकल्पना से संबंध है, तो ये जॉन हर्टज था। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जॉन हर्टज जो था ये यथार्थवादी उदारतावाद की संकल्पना से संबंधित था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस फैरेन ने पहली बार थर्ड वर्ल्ड यानी तीसरी दुनिया शब्दावली का प्रयोग किया था, वह किस देश के थे? तो ये थे आपके अल्जीरिया के। ठीक है, फ्रांस फैरेन ने पहली बार जो है थर्ड वर्ल्ड यानी तीसरी दुनिया शब्दावली का प्रयोग किया था, वो अल्जीरिया देश से संबंधित थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने घोषणा की थी कि शस्त्रार्थों की होड़ अपने आप में आतंकवाद का अनुभव होता है? तो ये कहा था हेडली बुल ने। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हेडली बुल ने यह घोषणा की थी कि शस्त्रार्थों की होड़ अपने आप में आतंकवाद का अनुभव होता है, यानी आतंक का अनुभव होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में किए गए P5+1 नाभिकीय समझौते का एक अंग था? तो वो था जर्मनी। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जो किया गया है P5+1 नाभिकीय समझौता, उसका अंग उसमें सम्मिलित जर्मनी भी था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक रूप नहीं है? राष्ट्रीय शक्ति का एक रूप नहीं है, तो है सामाजिक शक्ति। ठीक है, सामाजिक शक्ति जो है ये राष्ट्रीय शक्ति का रूप नहीं है। राष्ट्रीय शक्ति का रूप माना जाता है सैन्य शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति, आर्थिक शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे नहीं पूछा है प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निम्नलिखित किस विद्वान ने इस विचार का सहमति नहीं दी कि आदर्शवादी पहलुओं के बिना कोई भी समाज विज्ञान अस्तित्व में बना नहीं रह सकता? तो ये बताया था एर्नोल्ड वाटर्स ने।
यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एर्नोल्ड वाटर्स ने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के में जो है आदर्शवादी पहलुओं के बिना कोई भी समाज विज्ञान अस्तित्व में बना नहीं रह सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार है और दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति अगर होती है तो केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 से अंगीकृत किया गया। भारत शासन द्वारा जो है राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। यह जो है राजकीय चिन्ह सारनाथ जो वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ठीक है, अनुच्छेद 85 के 2 के ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74 के 1 के अधीन है, अर्थात वह ऐसी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही कर सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG है, ये सी है ही नहीं है बल्कि CAG है, कार्य करते हैं। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं तो लोक वित्त संरक्षक के रूप में, लोक वित्त संरक्षक के रूप में, यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखक परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा। यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि में से समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाए। तो यानी लोक वित्त के संरक्षक के रूप में कार्य करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के सब आर्टिकल 2 के अनुसार जो है भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, ये सही है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। ये 15 अगस्त नहीं था, ये 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ, यानी दूसरा गलत हो जाएगा। तो यानी कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ बी वाला आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा तिब्बत। तिब्बत जो है राज्य नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत में जो है राज्य के 4 आवश्यक अंग स्वीकार किए गए हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। और इन सभी में जो है प्रभुता संपन्न राज्य हैं। नेपाल, भूटान, इराक प्रभुता संपन्न राज्य हैं, जबकि तिब्बत को जो है चीन के एक स्वायत्तशासी प्रांत के रूप में माना जाता है। यद्यपि अगर देखा जाए तो तिब्बती लोग अपनी स्वतंत्रता तथा राजनीतिक संघर्ष वर्ष 1950 से ही चलाए हुए हैं, तो अभी तक ये राज्य घोषित नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है राजनीति का परंपरागत विचार संबंधित है। राजनीति का परंपरागत विचार संबंधित है तो ये विचारधाराओं के अध्ययन से, ठीक है। संगठनीय समूहों का अध्ययन जो है व्यवहारवादी उपागम, और संस्थाओं का अध्ययन जो है संस्थागत उपागम, और विचारधाराओं का अध्ययन जो है, जबकि राजनीति का परंपरागत उपागम राज्य और सरकार के अध्ययन से होता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजनीति का जो परंपरागत विचार संबंधित है वो राज्य और सरकार के अध्ययन से है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थक है। तो जेम्स प्रथम, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत मानता है कि राज्य की उत्पत्ति स्वयं ईश्वर द्वारा हुई है और धरती पर राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। प्रजा को राजा के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। बेंथम जो है उपयोगितावादी विचारक है, जिसके अनुसार राज्य की अवज्ञा दोष राज्य की आज्ञा पालन से बड़े हैं, ठीक है। और जे.एस. मिल जो है ये उपयोगितावादी है, पर वह राज्य को कल्याणकारी उत्तरवाद की ओर मोड़ता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है लोक प्रभुसत्ता का निम्नलिखित में से कौन प्रतिपादक है। तो है रूसो, ठीक है। लोक प्रभुसत्ता का प्रतिपादक रूसो को माना जाता है। बोधा की पुस्तक थी सिक्स बुक ऑफ कॉमनवेल्थ, इसमें पहली बार प्रभुसत्ता की अवधारणा दी गई थी, जबकि हॉब्स जो है इससे दैवी और प्राकृतिक परंपरागत बंधनों से मुक्त करता है। और ऑस्टिन जो है चिंतन में संप्रभु का अदम्य साहस मानता है। और रूसो जो है लोक प्रभुसत्ता का प्रतिपादक के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा।